साथियों, हम अब लेके आए हैं आज राज कॉमिक्स में ही कर बुरा हो भला बाकेलाल की एक और शानदार कॉमिक्स। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था जो हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था, बाकेलाल का कमाल, उसका सेकंड पार्ट है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं इसकी कर बुरा हो भला पूरे पाठ को। पूर्व कथा बाकेलाल का कमाल में आपने पढ़ा कि रामपुर गांव में ननकू और उसकी पत्नी गुलाबती रहते थे। ननकू को जमींदार के खेतों पर काम करके जो रूखा सूखा मिलता था उससे ही गुजारा करता था। उसकी पत्नी गुलाबती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। शिव के आशीर्वाद से ही बाकेलाल का जन्म हुआ था। लेकिन उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे श्राप दे दिया कि तू हमेशा शरारतें करता रहेगा। लेकिन फिर गुलाबती के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, मेरा श्राप तो नहीं मिट सकेगा, लेकिन बाकेलाल जो शरारतें करेगा उससे उसे अपराध के बजाय यश और धन प्राप्त होगा और इससे ही उसका जीवन यापन होगा। इसी तरह शरारतें करते और यश और धन कमाते हुए बाकेलाल जवान हो गया। एक बार उसकी शरारत के कारण गांव के लोग भयानक बाढ़ से बचे। जब विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को बाकेलाल के कारनामों की खबर मिली तो उन्होंने अपने मंत्री धर्म सिंह को भेजकर बाकेलाल को बुलवाया। लेकिन महल पहुंचते ही बाकेलाल के दिमाग में मंत्री के खिलाफ ही एक शरारत बुलबुलाने लगी। ये हमने पढ़ा पूर्व बाकेलाल के कमाल में। अब आगे यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उनके मंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज तुरंत ही उसे मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया व्यक्ति मंत्री पद संभालेगा वह अपने मंत्री बनने के कारण मुझे मानेगा। फिर वह खुश होकर मुझे इनाम भी देगा। क्या सोचने लगे बाकेलाल? यदि कोई बात मन में हो तो निसंकोच कहो। हो गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर यह सच है कि मुझे किसी कैदी की तरह लाया गया है। क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो बाकेलाल? महाराज, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। यही बात बार बार मैं मंदिर धर्म सिंह के सामने दोहराता रहा, पर मेरी बात सुने बगैर मुझे अपमानित कर जबरन यहाँ लाया गया। क्या ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ? ठीक है, हम धर्म सिंह को उसकी गुस्ताखी की सजा कल बड़े दरबार में देंगे। दूसरे दिन राज दरबार में, धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बावजूद भी कल बाकेलाल को लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्षमा महाराज, मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी यहाँ हमारे साथ आने को तैयार न थे और बीमार होने का बहाना कर रहे थे, अतः विवश होकर। खामोश धर्म सिंह, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुमने न केवल राजनीति का अपमान ही किया है बल्कि हमारी राज्याज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें इसी समय मंत्री पद से हटाते हैं। जो आज्ञा महाराज की। क्या अब आया मजा। कल वक्त बाकेलाल से करता था, कह रहा था दरवाजा तोड़ दूंगा, जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे। बुलाया मंत्री कहेगा। पर तभी उसका ध्यान राजा की तरफ गया जो उस समय बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। गुस्ताखी माफ महाराज, आपको चिंतित नजर आ रहे हैं? हाँ बाकेलाल, हमें धर्म सिंह जैसे वफादार बुद्धिमान मंत्री को भरे दरबार में अपमानित कर पद से हटाने में बहुत दुख हुआ है। उफ, अब मैं इतना जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बाद भी क्यों ऐसी गलती की जिसे हम चाहकर भी क्षमा नहीं कर सकते थे? तभी विक्रम सिंह के राज्य का विशेष सलाहकार हंसमुख बोला, महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज्यादा सोच समझकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते हंसमुख, यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय किया है। आपने कोई अन्याय नहीं किया महाराज, बल्कि आपने राज अतिथि के साथ बुरा बर्ताव करने वाले को उचित दंड देकर धर्म का पालन किया है। पर अब मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश की तो समस्या रहेगी। महाराज, उसका हल मेरे पास है। अभी कुछ दिनों पहले अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कर धर्म सिंह का भाई करम सिंह लौटा है। महाराज, उसे कोई तो जगह महाराज महल में देनी ही थी। क्यों? ओह,
वाकई इस समय तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरे मन में धर्म सिंह को मंत्री पद से हटाने का बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विशालगढ़ का मंत्री धर्म सिंह का भाई करम सिंह था। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, मंत्री करम सिंह जिंदाबाद। बेटा बाके, अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि अब धर्म सिंह का भाई मंत्री है। अब अपने भाई की बेइज्जती का बदला तो उससे अवश्य लेंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? उसके दिमाग में एक नया विचार आया और वाह वाह, जय जयकार हो महाराज की। महाराज के न्यायप्रियता के विषय में जितना सुना था उससे भी अधिक न्यायप्रिय पाया आपको। जय हो महाराज की। क्या मतलब? बाकीलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या? गुस्ताखी माफ हो महाराज, दरअसल मैंने आपकी न्यायप्रियता की काफी चर्चा सुनी थी और इसलिए मैंने यह झूठ बोला था कि मुझे लाते समय मंत्री ने मेरे से बुरा व्यवहार किया था। मैं आपके न्याय के अंदाज को देखना चाहता था। उफ बाकीलाल, यह तुमने मेरी मेरी और मेरे न्याय की बहुत कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने निर्दोष धर्म सिंह पर अनजाने में ही सही पर किया तो अत्याचार ही है। तो क्या हुआ महाराज, आप उन्हें फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दें? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि अब हम मंत्री को पद उसके छोटे भाई को दे चुके हैं और अकारण हम उन्हें उस पद से नहीं हटा सकते। वाह, क्या न्यायप्रियता है। अब धर्म सिंह के साथ हम क्या न्याय करें? तभी उनका विशेष सलाहकार हसमुख एक बात सामने आया। महाराज की जय हो, आपको इस बात पर जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए। महाराज, हमारे प्रधानमंत्री आज से 1 माह बाद सेवा मुक्त होने वाले हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष होने में सिर्फ 1 माह बाकी है और वे इस समय बीमार हैं, इसलिए उन्होंने दरबार से 1 माह का अवकाश भी ले रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख? यही कि अपने भूतपूर्व मंत्री धर्म सिंह इस योग्य हैं कि उन्हें इस राज्य के महामंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए। वाकई हसमुख, हम समय समय पर तुम हमें ठीक सुझाव देते रहते हो और आज भी यह तो मेरे कर्तव्य है महाराज। फिर थोड़ी देर बाद जब धर्म सिंह की महामंत्री का पद सौंप जा रहा था, हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। राजा विक्रम सिंह की जय, महामंत्री धर्म सिंह की जय। जब उसी रात बाकीलाल जब विशालगढ़ राज्य की अतिथिशाला में अभी सोने की तैयारी कर रहा था, तभी महामंत्री धर्म सिंह अपने भाई मंत्री करम सिंह के साथ वहां पहुंचा। बाकीलाल जी, आप वाकई बहुत ही महान है जी। ऐसी तो कोई बात नहीं, खैर जाने दीजिए। किसी भी महान व्यक्ति को अपने मुंह पर अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आप हम दोनों भाइयों की तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। और बाकीलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। सुभाष बाके, किस्मत हो तो तेरी जैसी। फिर तभी से बाकीलाल विशालगढ़ के राजमहल में राज अतिथि के रूप में गहरी मौज मस्ती छान रहा था। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है, और ये मिठाई, आहा, मजा आ गया शाही पकवानों का। किंतु बाकीलाल अभी शाही पकवानों का पूरा स्वाद भी न ले पाया था। वह एक दिन पूरी तरह बौखला गया हो। उस दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था और बाकीलाल राज अतिथि के रूप में विशेष सिंहासन पर बैठा दरबार में चल रही कार्रवाई देख रहा था। तभी दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। कहो दयापाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, उधमपुर के राजदूत पधारे हैं। वे अपने महाराज का आपके लिए संदेश लाए हैं। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उधमपुर के राजदूत को सम्मानपूर्वक दरबार में ले आया। आइए महाराज दूत जी, विराजिए, कहिए कैसा आना हुआ? विशालगढ़ के महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपके लिए ये लिखित संदेश भेजा है। महाराज धर्म सिंह ने दस्तावेज राजदूत के हाथ से लेकर महाराज की तरफ बढ़ाया। महामंत्री जी, इसे आप ही बड़े दरबार में पढ़कर सुनाएं। जो आज्ञा महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को सूचित किया जाता है कि हम यानी उधमपुर के राजा उधम सिंह आपको चेतावनी देते हैं कि आप स्वेच्छा से अपने राज्य को हमारे अधीन स्वीकार कर ले। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह के स्वाभिमानी राजा थे, अतः एक खबर सुनकर उनका खून खौल। राजदूत, जाओ और उधम सिंह से कहो कि हमसे युद्ध भूमि में मुलाकात करने के लिए तैयार रहे। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूं। और उसके जाते ही सेनापति जी, महाराज आप युद्ध की तैयारियां आरंभ करो। और सेनापति की आंखें फैल गई। तभी महामंत्री चिंतित सा बोला, महाराज उधमपुर के राजा उधम सिंह के पास
हमारी सेना के मुकाबले दुगनी तिगुनी सेना है। हम जानते हैं महामंत्री, और सच पूछूं तो हम जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, पर हम किसी प्रकार अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रजा के अहम पर चोट नहीं होने दे सकते। अतः यह युद्ध एक तरह से हमारी मजबूरी है। बस यही कारण था कि बाकीलाल मन ही मन डर गया। बेटा बाकीलाल, जरा भाग ले यहाँ से, तेरी मौज मस्ती के दिन अब खत्म हुए और अब यहाँ बात युद्ध की चल रही है और अपने राजा विक्रम सिंह की सेना भी विपक्ष के मुकाबले में आती है। अतः बेटा भलाई इसी में है कि तू अब महाराज से विदा ले और यहाँ से छूट ले। और मन में आए इस विचार के साथ ही बाकीलाल किसी गहरी सोच में डूबे महाराज से बोला, अच्छा महाराज, अब मुझे इजाजत दें। क्या मतलब? क्या मतलब बाकीलाल? बस महाराज, मेरे काफी दिन हो गए घर से निकले, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारी इच्छा बाकीलाल, पर इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम भी इस युद्ध में हमारे साथ रहते तो शायद तुम्हारी बुद्धि के सुझाव से हमारी सेना को लाभ पहुंचता। महाराज, मैं चलता तो जरूर, पर इससे पहले कि बाकीलाल अपनी बात पूरी कर पाता कि नया बहाना आता, महामंत्री ने हस्तक्षेप किया, चाहे जो भी हो बाकीलाल, इस समय तो आपको हमारे महाराज की बात मानकर अपने देश की, अपने राज्य की जनता का पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसे ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ महामंत्री जी, ठीक कहते हैं बाकीलाल जी। और इसी के साथ दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकीलाल जी की जय हो, महाराज विक्रम सिंह की जय। हाँ साले, जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, बाकीलाल की जय कर रहे हैं। फिर 12वें दिन उधमपुर और विशालगढ़ की सेनाएं रणभूमि में क्रमशः पूर्व और पश्चिम के छोरों पर आ डटी। इस दिन युद्ध का बिगल बजना था और ना चाहते हुए भी विवश सब बाकीलाल युद्ध के मैदान में था। हे भगवान, अब क्या करना होगा? प्रभु रक्षा करना, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। और साथ ही बाकीलाल अपनी उल्टी खोपड़ी में किसी ऐसी योजना की ताने बाने बोलने लगा जिससे उसकी जान इस जंजाल से बच सके, इस गले पड़ी मुसीबत से किसी तरह बच सकूं। बेटा बाके, वरना तू मारा जाएगा। पर कैसे निकल गया मुसीबत से? तभी उसे एक आइडिया सोचता है, वो मारा पापा वाले को। फिर अपनी उल्टी खोपड़ी में आई भयानक योजना को कार्य रूप देने के लिए सबसे पहले जमाल घोड़ा ढूंढने चल पड़ा। वह क्या योजना आई है शानदार भेजी में। और दूसरे दिन सुबह भंडारे में जाकर उसने मौका देकर और फिर सैनिकों के लिए बन रहे भोजन में उसने जमाल घोड़ा मिला दिया। पर वह इस बात से बेखबर था कि एक सैनिक ने उसे पक रहे भोजन में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। अरे ये बाकीलाल जी दबे पांव भंडारे में क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो भोजन में कुछ मिला रहे हैं, पर क्या? वह बाकीलाल के भोजन में क्या और क्यों मिलाया था नहीं समझ सका। अपनी योजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा करके बाकीलाल ने चैन की सांस ली। हा हा हा, अब मजा आएगा, मजा। अब जैसे ही सारे भोजन करेंगे उन्हें 10 के ऊपर 10 लग जाएंगे। और फिर सैनिक अपना पेट पकड़कर लोटा लेकर हाथ में लेकर जंगल की तरफ दौड़ेंगे। फिर जल्दी ही सैनिकों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये लोग युद्ध के कदम काबिल नहीं रहेंगे। मैं चुपके से मौका देखकर यहाँ से खिसक जाऊंगा और उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में जाकर उन्हें यहाँ की सारी स्थिति समझा दूंगा। और जब उधमपुर की सेना शीघ्र ही आक्रमण कर देगी और फिर आनंद फानंद किसी स्थान के बिना कठिनाई के उधमपुर की सेना विजय प्राप्त कर लेगी, और फिर उधमपुर के राजा मेरे इस कारनामे से प्रसन्न होकर मुझे ढेर सारे नाम देंगे। मना कर रहा था राजा विक्रम सिंह से कि मुझे युद्ध के मैदान में ना ले चलो, पर वे मुझे मरवाने के लिए यहाँ ले आए थे। अब पता चलेगा कि बाकीलाल किस हस्ती का नाम है। उधर बाकीलाल यानी नमक हराम मनी मन कल्पना के महल बना रहा था, और उधर नित्य कर्मों से निवृत्त हो सैनिकों की पहली टुकड़ी भोजन करने लगी। और जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे, भोजन में मिले जमाल घोड़े ने अपना आसरा दिखाया। आह हाय आई उफ, ये अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा। तो अगले पर भोजन कर चुके सारे सैनिक हाथों में लोटे हुए जंगल की तरफ भागे, और जब सैनिकों की दूसरी टुकड़ी ने भोजन किया तो उनका भी वही हाल हुआ। उफ हाँ आई हाँ। इस तरह एक एक करके 5,000 सैनिकों की 5 टुकड़ियों ने भोजन कर लिया, और फिर 5 टुकड़ियों ने सैनिक अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागे। फिर थोड़ी देर बाद हालत ये थी कि सैनिक सिंगल पानी से निवृत्त होकर आते, अपने हाथ मुंह धोते, फिर तुरंत ही लोटा हाथ में लेकर जंगल की तरफ भागते। उफ हाय दैया हाय। कुछ ही देर में सैनिकों के चेहरे इस कदर मुरझा गए थे कि वे वर्षों के प्राण ढूंढी नजर आने लगे। मेरा तो सर चकरा रहा है, मुझसे अब और चला नहीं जाता।
महाराज विक्रम सिंह के खेमे में। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सेना को एकाएक दस्त की भयंकर बीमारी लग चुकी है, सब बुरी तरह परेशान है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जवान? महाराज, मैं ठीक कह रहा हूं। और अपनी बात पूरी करने से पहले ही सैनिक अपना पेट पकड़ कर बाहर की तरफ भागा। और इस तरह की सूचना के साथ ही राजा विक्रम सिंह के तो छक्के छूट गए। ओह हे ईश्वर, यह तूने मुझे किस दुर्ग चक्कर में डाल दिया, और मैं क्या करूं भगवान। उफ, अब क्या होगा? पराजय के पहले ही निश्चित थी, पराजय तो पहले निश्चित थी। इस तरह की जिल्लत भरी पराजय, हे भगवान। फिर उसको सोचकर महाराज ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, हमें पता लगा है कि हमारी पूरी सेना में दस्त की भयानक बीमारी फैल चुकी है। आप अभी जाकर इस बीमारी के कारण पता लगाएं। जो आज्ञा महाराज। बीमारी का कारण जानने के लिए महामंत्री सैनिकों के खेमे पहुंचा और पूछताछ करने लगा। जल्दी से पूछताछ का नतीजा सामने आया और वह सैनिक जिसने बाकीलाल को भोजन में कुछ मिलाते देखा था, वह डरता डरता सामने आया। जी 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 हजूर। ओह वाह, क्या बात है जवान, डरो नहीं, डरो नहीं जवान, जो कहना है साफ सा कह दो। हजूर, मैंने सुबह भंडारे में बाकीलाल जी को भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा था। क्या क्या बकते हो जवान? भला बाकीलाल जी भोजन में क्या कुछ मिला लेंगे? क्षमा करें हजूर, मैं सच कहता हूँ। ओह भला ये सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा? मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ इस बात को की खबर महाराज को दे देनी चाहिए। तुरंत ही महामंत्री ने यह बात महाराज को बताई। पूरी बात सुनने के बाद, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज महामंत्री जी? नहीं, यह नहीं हो सकता। पर महाराज, उस सैनिक ने खुद बाकीलाल को तैयार हो रहे भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा है। समझ नहीं आता, भला बाकीलाल भोजन में क्या गड़बड़ कर सकता है और उसे इससे क्या लाभ है? महाराज, मेरे ख्याल से तो पहले राजवेद से भोजन का प्रश्न कराया जाए ताकि आगे सही निर्णय लिया जा सके। जैसे चाहो करो, वैसा करो महामंत्री जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे हो क्या रहा है। महामंत्री ने वहीं राजवैद को बुलवाया और साथ ही भंडारे से थोड़ा सा भोजन भी। वैद्य जी, आप इस भोजन की परीक्षण करके बताएं कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। अभी लीजिए हजूर। वैद्य जी ने भोजन लेकर अपने साथ में लाए हुए एवं में से को करवाया तो बंदर को खाना खिलाते हैं और राजवैद्य जल्द ही भोजन में मिले जमाल घोटे का रहस्य जान लिया। वो भोजन में तो जमाल घोटा मिलाया गया है, मुझे तुरंत ही इस बात की सूचना महाराज को कर देनी चाहिए। फिर हजूर, इस भोजन में जमाल घोटा बहुत अधिक मात्रा में मिलाया गया है। क्या है? ओह नीच कमीने बाकीलाल, हम तो ऐसी सजा देंगे कि महामंत्री जी फौरन बाकीलाल को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज की। और उधर बाकीलाल भागने के फिराक में था। अब मेरा यहाँ क्या काम? मेरे यहाँ का काम पूरा हो गया, अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए। फिर यहाँ की पूरी स्थिति जानकारी उधमपुर के राजा को देनी चाहिए। पर अभी बाकीलाल भागने की तैयारी कर ही रहा था। खबरदार बाकीलाल, भागने की कोशिश मत करना वरना सैनिकों पकड़ लो उसे। पर क्यों? सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर बाकीलाल को दबोच लिया। इस हरकत का मतलब, महामंत्री जी, बाकीलाल तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुमने न केवल महाराज से नमक हरामी की है बल्कि पूरे राज्य के साथ भी गद्दारी की है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही नमक हराम कि तूने भोजन में जमाल घोटा मिलाकर हमारी सारी सेना को लगभग नकारा कर दिया। एक प्रकार से तूने हमें जीते जी मार डाला, दुष्ट। अपनी पोल खुलती देख बाकीलाल बुर्दे घबरा गया, किंतु किसी तरह अपने खुशहवास को काबू में करके बोला, ये आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं महामंत्री जी? आप नहीं जानते हम विशालगढ़ राज्य के राजअतिथि हैं। मैं आपकी जातियों की शिकायत महाराज से करूंगा। धोखेबाज, याद रख, तुझे भोजन में जमाल घोटा मिलाते हुए जिस सैनिक ने देखा था, खुद उसने तेरी शिकायत महाराज से की है और महाराज के हुक्म से ही तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। बेटा बाके, अब तेरा खेल खत्म हो लिया। अब तेरी पोल खुल चुकी है। अब महाराज तुझे सिर्फ एक ही सलाह देंगे, मौत, मौत, सिर्फ मौत। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। खामोश नमक हराम, सैनिकों ले चलो उसे, बांध कर महाराज के सामने। महामंत्री ने बाकीलाल को महाराज के सामने पेश किया। बोल दुष्ट, क्यों की तूने ऐसी नीच हरकत? बता, बोल दुष्ट, बोल। माफी, रहम महाराज, रहम। खामोश नीच, तूने हमारे साथ ही नहीं बल्कि अपने देश अपने साथ ही साथ गद्दारी की है। हम तुझे माफ नहीं कर सकते महाराज। मुझे चुप हो जा मक्कार। महामंत्री जी, आप इसे फौरन मेरी आंखों के सामने हटा दीजिए। कल युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही हम खुद अपने हाथों से इसका गला काटेंगे। यही इसकी सजा है। रहम महाराज, रहम। सैनिकों ले जाओ उसे। नहीं। फिर सैनिक बाकीलाल को घसीटते हुए वहां से ले गए। उधर
उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में उधमपुर के बुद्धिमान जासूस पोपट लाल और चौपट लाल अपने राजा उधम सिंह के सामने सिर झुकाए खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों विलक्षण सूझबूझ वाले हैं, या ये कहा जाए कि आप दोनों हमारी सेना की रीढ़ हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हम किस काबिल हैं? वह आप दोनों द्वारा लाई गई गुप्त दुश्मन सेना की गुप्त जानकारी ही है, जिसकी बदौलत हमने कई देशों में बड़ी सफलता से विजय प्राप्त की है। और आप भी, आज भी हम चाहते हैं कि आप दोनों फौरन यहाँ से जाकर किसी प्रकार विशालगढ़ की सेना का जायजा लें और शाम तक अपनी जानकारी हमारे सामने पेश करें। आगे का पालन होगा अन्नदाता। फिर जासूस पोपटलाल चौपटलाल अपने राजा की आज्ञा अनुसार चल पड़े विशालगढ़ की सेना की स्थिति का जायजा लेने। कुछ दूर चलने बाद, भाई पोपट, वो देखो सामने विशालगढ़ के सैनिक। हाँ भाई चौपट, वो तो इधर ही आ रहे हैं। क्या हम दोनों उनकी नजर में तो नहीं आ गए? नहीं पोपट, वे शायद नित्य कर्मों से निपटने जंगल जा रहे हैं। देख रहे उनके हाथों में, सबके हाथों में लोटा है। हाँ भाई चौपट, तुम ठीक कहते हो। और सुनो, मेरे दिमाग में जासूस की एक सरल और नई युक्ति आई है। क्या क्यों ना हम दोनों यहीं किसी पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठे? ओ भाई, हम यहाँ दुश्मन की सेना की स्थिति की जायजा लेने आए हैं, ना कि पेड़ पर चढ़कर आराम करने। चौपट भाई यार, बात को समझने का प्रयत्न करो। देखो, दुश्मन देश का प्रत्येक सैनिक नित्य कर्म से निपटने इधर से होकर ही जंगल जाएगा ना, और हम तुम यही पेड़ पर चढ़े अनुमान लगा लेंगे कि दुश्मन देश के सैनिकों की समस्या क्या है और संख्या क्या है। मान गया भाई पोपट, तेरे दिमाग को क्या दासू आइडिया आया है तेरे भेजे में ही। फिर देर किस बात की प्यारे, चढ़ लो उस पेड़, बरगद के पेड़ पर। ठीक है चलो। फिर दोनों जासूस सामने खड़े विशाल पेड़ बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और सामने से जंगल पानी के लिए जा रहे विशालगढ़ के सैनिकों की गिनती करने लगे। फिर कुछ ही देर बाद यही करीब 50-55 हजार सैनिक। चौपट, हमारे अनुमान से अब तक कितने सैनिक निवृत्त हो चुके होंगे? 50-55 हजार सैनिक। और हमारा अनुमान क्या था? यही कोई 40-45 हजार सैनिक। पर यह तो 50-55। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारी पुरानी जानकारी कितनी गलत थी। और सुनो, सैनिक अभी भी आते ही जा रहे हैं, यानी कि हम अभी तक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यह वही समय था जब विशालगढ़ के सैनिकों को 10 की भयंकर दीवार लगी हुई थी और वे बाबा लोटा हाथ में लेकर जंगल की ओर भाग रहे थे। और पेड़ पर चढ़े पोपट चौपट उन्हें नया सैनिक समझकर दुश्मन देश की सेना की संख्या के बारे में गलतफहमी में पड़ गए। सैनिक निरंतर आगे जाते रहे और यह देखकर जासूस पोपट और चौपट के चेहरे पर पसीना आने से मरने लगा। भाई चौपट, विशालगढ़ के महाराज के पास इतनी बड़ी सेना ताज्जुब है। तुम शायद ठीक कहते हो। इसमें ताज्जुब की क्या बात भाई पोपट? पड़ोसी देश के राजाओं ने गुप्त मदद की होगी राजा विक्रम सिंह की। तुम्हारे ख्याल से अब तक कितने सैनिक नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके जा चुके हैं? लगभग 2 लाख। और हमारे महाराज अपनी 70,000 की सेना को विशालगढ़ की सेना के मुकाबले दुगना समझ रहे हैं। चौपट भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे महाराज को इस गलतफहमी में बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो चौपट भाई, हमें क्या, हमारे महाराज हारे ही जीते। अरे भाई, हम जासूस हैं। हमारा काम है दुश्मन देश की सैनिक जानकारी प्राप्त करना और जानकारी को पेश कर देना। तुम शायद ठीक कहते हो भाई पोपट। आओ हम ये गर्मागर्म खबर फौरन अपने महाराज को दे दें। चल भाई पोपट। थोड़ी देर बाद पोपट चौपट अपने महाराज उधम सिंह के सामने थे। अन्नदाता, गुस्ताखी माफ करें। अन्नदाता, विशालगढ़ की सेना अपनी सेना के मुकाबले तिगनी चौगनी है। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो चौपट? अन्नदाता, चौपट ठीक कह रहा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से विशालगढ़ की विशाल सेना देखी है। क्या? जी हाँ अन्नदाता। अब आप ही उस सेना की संख्या का अंदाजा लगाएं जिस देश के सैनिक एक बार में हजारों की संख्या में नित्यक्रम से निपटने के लिए जंगल जाते हों और उनके वापस आते ही दूसरी टोली आती है और यही क्रम सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है और सैनिक फिर भी आते जाते रहते हैं। ओह, यह हमारी जानकारी में तो विशालगढ़ की सेना इतनी बड़ी नहीं थी। यह बात तो अपनी जगह सही है अन्नदाता, पर हमारा अनुमान है कि पड़ोस के कई राज्यों ने मिलकर राजा विक्रम सिंह की मदद की है। यह तो हो सकता है, पर अब हम क्या करें? कल युद्ध में हमारे पराजय तो हमारी नाक कटवा देगी। अन्नदाता, हमें विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह से अपनी पराजय स्वीकार कर संधि का रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। वाकई तुम दोनों जासूसों ने समय पर हमें ठीक सुझाव देकर हमारी नाक इतनी ऊंची कर दी है। अन्नदाता, यह तो हमारा फर्ज है। अब तुम दोनों बिना विलंब के राजदूत ठेंगा सिंह के साथ
विशालगढ़ के महाराज के पास जाओ और मैं उन्हें संधि पत्र लिखे देता हूँ, ठीक है अंदाता। फिर उधम सिंह के दोनों जासूस और राजदूत तीनों चल पड़े और विशालगढ़ के महाराज से मिलने पहुंचे। इधर अपने खेमे विशालगढ़ के महाराज और महामंत्री बेहद चिंतित थे कि एक पहरेदार उनके सामने पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, आपसे उधमपुर के राजदूत और 2 जासूस मिलना चाहते हैं। पर क्यों? जाओ उनसे जाकर कहो हम हर हाथ में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, प्रणाम चाहे जो भी हो। तभी महाराज की जय हो, बिना आज्ञा अंदर आने की धृष्टता क्षमा कर दीजिए, पर हमने कह दिया ना कि युद्ध अवश्य में होगा, किंतु हमारे महाराज ने तो खुद अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उसके लिए संधि पत्र भेजा है। क्या इस पत्र को तुम ही पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है तुम्हारे महाराज ने? जी महाराज। राजदूत ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को उधमपुर के राजा उधम सिंह का परिणाम। आगे पत्र भेजने का कारण हमें मालूम नहीं था कि आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, अतः हम बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। आशा है कि आप बड़ा हुआ हाथ थामकर एक राजा का मान करेंगे। आपका उधम सिंह। व्हाट? क्या? और पत्र समाप्त होते ही, ओह, पर ये अचानक तुम्हारे महाराज को कैसे पता चला कि हम लोग आपके अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हैं? जी महाराज, दरअसल हमारे महाराज को आपकी विशाल सेना का पता लग गया था। तो पर कैसे? हम समझे नहीं। हमारी और विशाल सेना? इस बारे में आपको हमारी सेना के योग्य और कुशल जासूस पोपट और चौपट लाल ही बता सकते हैं। वो महाराज, हमने अपने महाराज की आज्ञा पर आपकी सेना की टोली और फिर पोपट और चौपट ने राजा विक्रम सिंह को बताते चले गए किस तरह उन्होंने बार बार लोटा हाथ में उठाए, जंगल में आते आते सैनिकों को देखा और उनकी विशाल सेना के बारे में अंदाजा लगा लिया। पूरी बात सुनने बाद राजा विक्रम सिंह तो गहरे सोच में पड़ गए। फिर बोले, अपने महाराज से आप लोग कहें कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। महाराज विक्रम सिंह की जय। इसी के साथ वे तीनों खेमे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही, तो महामंत्री जी, इसका मतलब है बाकेलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में जमाल घोटा मिलाया था? जी महाराज, लगता तो यही है। भोजन में जमाल घोटा मिलाना बाकेलाल की पूर्व नियोजित योजना थी। वाह, क्या शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण योजना थी बाकेलाल की। हाँ महाराज, और अनजाने में हमने कितना बुरा सलूक किया बाकेलाल के साथ। यह तो बेचारा बार बार अपनी सभा में कुछ कहना चाहता था, पर हमने तो उसकी कोई अवसर ही नहीं दिया। महामंत्री, हमें तुरंत उससे माफी मांगनी चाहिए। इसी साथ महाराज व महामंत्री बाकेलाल से मिलने चल दिए। उधर कैद में पड़े बाकेलाल का बुरा हाल था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो मेरी मौत निश्चित है, पर मैं मरना चाहता, मुझे बचा लो भगवान, हे प्रभु। तभी बाकेलाल की खुली आंखों सामने एक भयानक शब्द घूम गया, महाराज, मार डालो इस दुष्ट पापी को। क्षमा क्षमा महाराज, मुझे माफ। दुष्ट देश के दुश्मन को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसी साथ राजा विक्रम सिंह का लहराया, नहीं। और उसकी चीख सुनकर महाराज, जो बाकेलाल के पास ही आ रहे थे, दौड़ते हुए वापस, बाकेलाल क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे थे? हाँ महाराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। आंसू बहाता बाकेलाल महाराज के पैर में प्राण दर, महाराज क्षमा महाराज। अरे ये क्या करते हो बाकेलाल? माफी तो हम खुद तुमसे मांगने आए हैं। महाराज की बात सुनकर बाकेलाल के दिमाग को झटका सा लगा। बाकेलाल बेटा, तू कुछ मत बोल, वो चुपचाप सुनता रहे और देख आगे आगे क्या होता है। हाँ बाकेलाल, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई से हम पर आई मुसीबत टली है और हमें नहीं मालूम था कि भोजन में जमाल घोटा मिलाना तुम्हारी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना का अंग है। क्या? और बाकेलाल जी, हमने आप पर गलत संदेह कर आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या सोचने लगे बाकेलाल? क्या आपने अभी तक हमें क्षमा नहीं किया? हाँ जी महाराज, कृपया आप मुझे शर्मिंदा ना करें। विशालगढ़ की सेना के सारे लोग उनकी जय जयकार कर उठे। हाँ, वाकई क्या चाल चली थी बाकेलाल जी ने। हाँ, बाकेलाल जी ने हमारे पेट को थोड़ी तकलीफ देकर हमारे प्राण और इज्जत दोनों की रक्षा की है। बाकेलाल की जय, बाकेलाल जिंदाबाद। फिर विशालगढ़ वापस पहुंचकर महाराज विक्रम सिंह ने बाकेलाल को समाहित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। बाकेलाल जी, आज आपकी वजह से ही हमारे देश की इज्जत बरकरार है, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, और साथ ही आपकी बुद्धिमानी से खुश होकर हम आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। कम वक्त इतना कंजूस राजा है। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो उधमपुर के राजा मुझे 2-4 गांव इनाम में दे देता, पर हाय अरे मेरी किस्मत,
हर बार की तरह मेरी योजना की टांग ही टूट गई। उधर बाकीलाल अपनी किस्मत को रो रहा था और देशवासी उसके मन के विचारों से अनभिज्ञ उसे सम्मान दृष्टि दी। बाकीलाल की जय, बाकीलाल की जय। समाप्त। और इस प्रकार से ये कथा समाप्त होती है। पाठकों, आपको कैसी लगी बाकीलाल की कहानी? और इसी तरीके से आपके सामने हम बाकीलाल बाकीलाल और उसके साथ साथ अन्य भी मजेदार कॉमिक्स हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए।